दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आज एक बार फिर एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट आप पढ़ चुके होंगे। हालाँकि मेरे प्लेलिस्ट में तो 50 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इधर लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट की मैं बात बता रहा हूँ। इसमें आपको 9 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है, 10वां ये है। लेक्चर वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सब प्रैक्टिस सेट आप देखते चलिए, लेक्चर वीडियो को देखते चलिए। और आज जो प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी डीपली क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, जो निस्संदेह आप पूरा अगर वीडियो देख लेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जो इस समय एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का, इस एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर आप सामान्य अध्ययन से सफलता आपको नहीं मिल सकती है। इसके लिए आपको गहराई तक पहुँचना पड़ेगा, कुछ गूढ़ प्रश्नों को जानना पड़ेगा, क्योंकि 2021 से जो पैटर्न बदला हुआ है, उसी हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। कारण ये है कि अगर आप थोड़ा-सा भी इसमें किसी प्रकार का अगर कोताही बरतेंगे, तो सफलता से आप दूर हो सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से सुमेलित कौन-सा युग में नहीं है? कौन-सा युग में नहीं है सुमेलित? तो देखिए, प्रभा कानपुर, सुधा लखनऊ, मतवाला पटना, विशाल भारत कोलकाता। आपका जो है कि समय चालू है, 10 सेकंड का समय आपको मिला हुआ है, काउंटडाउन शुरू है। आप देखते चलिए और जैसे आपका समय पूरा होता है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है? तो चलिए, सही आंसर आपका क्या है? यानी मतवाला पटना से प्रकाशित नहीं हुआ था, यही सुमेलित, यही जो है कि सही नहीं है। यह युग्म जो है सही नहीं है, युग नहीं युग्म है। इसको थोड़ा-सा आप करेक्शन कर सकते हैं। युग नहीं युग्म है। तो कौन-सा युग्म सही नहीं है? तो ये मतवाला पटना से नहीं प्रकाशित होता था। और आप बताएँगे मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता था, ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। विशाल भारत नामक पत्रिका किस काव्य के प्रति बहुत अनुदार था? बच्चन, पंत, निराला या फिर प्रसाद? यानी कि किसके प्रति विशाल भारत नामक पत्रिका अनुदार माने उदारता का भाव नहीं रखता था? आपको ये बताना है, ठीक है? आपका समय चालू है, देखते चलिए और अपना आंसर लिख कर के रखिए। अब सही आंसर आपका क्या होगा? निराला। निराला के प्रति जो है विशाल भारत नामक पत्रिका अनुदार था। ठीक है ना? प्रश्न का लेवल काफ़ी अच्छा है, देखते चलिए कितना शानदार प्रश्न है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन-सा है? ये परीक्षा में पूछा जा चुका है टीजीटी में। इसके पहले परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, 1 या 2 बार पूछा जा चुका है। इसलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ डाला हूँ, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न बार-बार आ रहे हैं तो इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो आप बताएँगे रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है, या उसकी व्युत्पत्ति रास से हुई है, या उसकी व्युत्पत्ति रासक से हुई है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन-सा आंसर सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। यही सही तथ्य है और यही सही मत है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? जो चरित्र काव्य है माने चरित्र मतलब किसी का जीवनी, एक तरह से किसी का चरित्र काव्य जो लिखा गया है, किस छंद में लिखा गया है? दोहा चौपाई में लिखा गया है, या फिर कवित्व में लिखा गया है, या फिर पद में लिखा गया है, या फिर पद्धति में लिखा गया है? आपको बताना है ए, बी, सी अथवा डी में कौन सही है कि चरित्र काव्य किस छंद में लिखे गए हैं। ठीक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, दोहा चौपाई छंद में। इसमें लिखे गए हैं, दोहा चौपाई छंद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? अब आपको ये बताना है कि आदिकाल में चरित्र काव्य जो है सबसे अधिक किस साहित्य में रचे गए हैं, ये बताना है। जैन साहित्य में, या फिर रासो साहित्य में, या नाथ साहित्य में, या फिर सिद्ध साहित्य में? किस साहित्य में सबसे ज्यादा चरित्र काव्य लिखे गए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जैन साहित्य। किस साहित्य में लिखे गए हैं? जैन साहित्य में सबसे ज्यादा लिखे गए हैं। इसके पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है टीजीटी में। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको बताना है, पाश्चात्य विद्वान का यह कथन है। अब आपको ये बताना है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? टेन का, डार्विन का, मार्क्स का, या फिर हीगल का? यह कथन किसका है आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। यह किसका कथन है? हीगल का कथन है। ठीक है? चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
कामिनी करे सनाने हेरत ही हृदय हन ए पंचवना हनए पंच वाने। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो किस कवि की आपको ये बताना है। अमीर खुसरो की है, विद्यापति की है, जयदेव की है या फिर आसव। इन चार में से किसका है आपको सही आंसर ये बताना है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या आपका हो जाएगा बी विद्यापति। यह पंक्ति जो है विद्यापति की पंक्तियां पूछी जाती हैं, विद्यापति से काफी पंक्तियां पूछी जाती हैं और जो चर्चित पंक्तियां हो तो अक्सर पूछी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पंक्ति को मैं लाया हूं जो कि जल्दी ध्यान पे नहीं चढ़ पाता है और ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न लो, 8वां प्रश्न देखते हैं। यह गुज मात्र है मूल शब्द नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? आचार्य रामचंद्र यह टिप्पणी किए हैं, यह गुज मात्र है मूल शब्द नहीं, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहे हैं या फिर खुमान रासो के संबंध में कहे हैं या फिर बीसल देव रासो के संबंध में कहे हैं या फिर परमाल रासो के संबंध में कहे हैं, आपको बताना है, ठीक है ना। प्रश्न काफी शानदार है, आप देख रहे हैं कि काफी शानदार प्रश्न आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी परमाल रासो, ठीक है ना। तो परमाल रासो के संदर्भ में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, बीसल देव रासो कुल कितने छंद हैं? इसमें कुल कितने छंद हैं? बीसल देव रासो में होना चाहिए, बीसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? 100 छंद हैं या फिर 120 छंद हैं या 125 छंद हैं या फिर 140 छंद हैं? तो बीसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी 125 छंद। विसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? 125 छंद हैं। चलिए इनमें से कौन सा विद्वान रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है। यहाँ एक चीज थोड़ा छूट गया है, पृथ्वीराज रासो को होना चाहिए, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इनमें कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं या फिर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मानते हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं अथवा फिर कविराज श्यामल दास मानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ तो अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रमाणिक मानते हैं। तो आपको ये बताना है कि अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। 11वां प्रश्न, निम्न रचनाओं को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इसको मतलब इसके सही तथ्यों के बारे में नहीं जानेंगे, इसके रचना क्रम के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक यह आपका प्रश्न हमेशा गलत होता रहेगा। इसलिए ऐसे मैं कई प्रश्न लाया हूं जो आरोही क्रम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के हर एक टीजीटी का एग्जाम हो चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, इसमें 4 या 5 प्रश्न इस तरह से क्रम वाले आरोही क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे किसी लेखक का जीवन परिचय दे दिया, किसी लेखक का काल दे दिया, उसके रचना का नाम दे दिया, कुछ भी मतलब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, और बहुत गहराई से आपको इसको जानना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि पौमचर्यु, महापुराण, ढोला मारू रा दुहा या फिर संदेश रासक सही है ये क्रम, या फिर ढोला मारू रा दुहा, महापुराण, पौमचर्यु, संदेश रासक सही है, या फिर संदेश रासक, महापुराण, ढोला मारू रा दुहा, पौमचर्यु ये सही है, अथवा फिर महापुराण, पौमचर्यु, संदेश रासक या ढोला मारू रा दुहा, इसमें से कौन सही है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, पौमचर्यु पहले होगा, महापुराण उसके बाद होगा, ढोला मारू रा दुहा उसके बाद होगा और संदेश रासक अंत में होगा। अगर इस तरह के 4 ग्रंथ अगर आते हैं, इसका संकलन अगर आपको इस तरह से करना है तो ये इस क्रम को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंदवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर कबीर, या चंदवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, या फिर कबीर, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंदवरदाई, या फिर अमीर खुसरो, चंदवरदाई, विद्यापति और कबीर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है, ए, बी, सी, डी में से कौन विकल्प सही है, और बहुत सोच करके आपको इसका जवाब देना होगा, नहीं थोड़ा सा भी अगर चूक हुआ तो गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, पहले चंदवरदाई, उसके बाद अमीर खुसरो, उसके बाद विद्यापति और उसके बाद कबीर, यही क्रम सही होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और ये थोड़ा सा मैं देखता हूं कि थोड़ी सी इसमें आप उदासीनता बरतते हैं कि अगर अच्छा लगे तो भी, खराब लगे तब भी। अगर आपको खराब लगे तो कहिए कि नहीं इस तरह का कंटेंट हमें नहीं चाहिए,
आप थोड़ा-सा और बेहतर कंटेंट लाइए, तो फिर और मैं कुछ हो सकता है मैं 10 ही प्रश्न दूँ, लेकिन ऐसा प्रश्न दूँ कि जो वास्तव में आप बहुत मतलब मुश्किल से ऐसा प्रश्न मिलता है, कुछ ऐसा मैं कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि मुझे नहीं पता है इस वीडियो को किस तरह के लोग देख रहे हैं। हो सकता है कोई फ्रेशर देख रहे हों, फ्रेशर मतलब जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हों टीजीटी या पीजीटी का। हो सकता है कोई कई बार एग्ज़ाम दे चुके हों और 1-1 2-2 अंक से चूके हुए हों। तो वो तो मेरे साथी जो एकदम काफ़ी नज़दीक तक जाकर के सफलता से एक कदम दूर रह गए हैं, तो काफ़ी निश्चित है कि वो काफ़ी उनके पास नॉलेज होगा ही होगा। तो यहाँ ये होता क्या है कि हम लोगों को समझ पाना मुश्किल होता है कि हमारे व्यूअर किस तरह के हैं। यानी कि फ्रेशर हैं या फिर काफ़ी मतलब उनको इस तरह का डीपली नॉलेज देना है या फिर सामान्य नॉलेज से होकर के मतलब आगे बढ़ना है। तो जब आपका कमेंट आता है तो फिर एक हम लोग रास्ता तय कर पाते हैं कि किस तरह का कंटेंट आप लोगों को चाहिए। क्योंकि लाइव तो बातचीत हो नहीं रही है, तो एक यही एक माध्यम है कि हम लोग कमेंट के माध्यम से एक-दूसरे को जानें। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए। लाइक आप करते हैं, अच्छा है, लेकिन 15 से 20% ही लाइक आता है। जबकि उसमें करना क्या है, बस एक छोटा-सा बस पुश कर देना है, उसमें आपका कहीं कुछ तो है नहीं, बस लाइक करने से एक हम लोगों को एनर्जी मिलती है ना, तो ये लाइक भी करना ज़रूरी है। अच्छा लगे तो हाँ, अगर खराब लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए, वो तो आपकी मर्ज़ी। हम कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि हम सही दिशा में हैं कि गलत दिशा में हैं। तो आप डिसलाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा दिशा गलत है, मुझे अपनी दिशा को बदलना है। तो ये भी ज़रूरी है, तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप करिए, ठीक है ना? और कुछ प्रश्न मान लीजिए कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं क्योंकि हम भी मानव हैं, मानवीय भूल हो सकती है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, हो सकता है कहीं आपको गलत लगे, तो बिना किसी संकोच का आप हमें बताएँ और जब मैं अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ डालूँगा तो उसको मैं करेक्ट करके ही डालूँगा, ठीक है ना? तो ये सब सारी चीज़ें हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से एक शानदार वीडियो आपको मिल रहा है और अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ तो कई फ़ोल्डर मिला करके 350 से ज़्यादा वीडियो वहाँ आपको मिलेंगे। वहाँ से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। कई हमारे साथी पूछते हैं कि सर केवल प्रैक्टिस सेट ही है क्या? और कुछ थ्योरी नहीं है क्या? बहुत सारी थ्योरी हैं। आप वहाँ जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको दिखेगा कितना थ्योरी है और हर एक मतलब काल पे जैसे कि आप आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में हर एक कालों पर, हर एक युग पर बहुत सारी वीडियो वहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सॉरी सिद्धांत नहीं सिद्धों को, ये सिद्धों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सरापा, सबरपा, कल्पा, डोम्बिपा या फिर सरापा, डोम्बिपा, कल्पा, सबरपा या फिर सबरपा, शरापा, डोम्बिपा, कलप्पा। ये डोम्बिपा नहीं डोम्बिपा है। ये आधा म ये टाइपिंग करते समय थोड़ा-सा प्रूफ रीडिंग में कुछ आई स्लिप हो जाता है इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं जा पाता है या फिर टाइपिंग में कहीं कुछ दोष रहता है, वो फ़ॉन्ट नहीं मिल पाता तो भी इस तरह की तो कुछ अगर गलतियाँ हैं तो ये मान के चलिए कि मानवीय भूल है या फिर टाइपिंग का दोष है। मतलब फ़ॉन्ट का दोष है, ठीक है ना? तो इसको समझ सकते हैं आप। कलप्पा, डोम्बिपा, सरापा और सबरपा। तो ये चारों में से कौन-सा विकल्प आपका सही क्रम है, आपको बताना है। तो मैं सही क्रम बता रहा हूँ। आपका सही क्रम हो जाएगा ए, सरापा, सबरपा, कल्पा और डोम्बिपा, ठीक है ना? तो ये यही क्रम आपका सही है। सबसे पहले सरापा को आप रखेंगे, दूसरे क्रम पर सबरपा को रखेंगे, तीसरे क्रम पर कल्पा को रखेंगे, चौथे पर डोम्बिपा को रखेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर रचना कालक्रम व्यवस्थित करना, ये प्रश्न बहुत आता है, इसलिए इसको ध्यान से आपको इसका जवाब देना होगा। ढोला मार उड़ा दुहा, सत्यवती कथा, मधुमालती या चित्रावली या फिर सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली, ढोला मारू रादुहा या फिर मधुमालती, सत्यवती कथा, ढोला मारू रादुहा या चित्रावली या फिर चित्रावली, सत्यवती कथा, मधुमालती, ढोला मारू रादुहा। इसमें से सही कौन है? आशा है कि आप अपना आंसर लिख चुके होंगे, जान चुके होंगे। अब मैं बता रहा हूँ सही आंसर क्या है। तो आपका हो जाएगा ए, ढोला मारू रादुहा, सत्यवती कथा, मधुमालती और चित्रावली, यही सही क्रम है और जिनका ये सही हुआ है कि आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न हम देखते हैं। इन कवियों को जीवन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए जीवन काल के हिसाब से आपको बताना है। नानक, कबीर, रैदास या सुंदरदास, रैदास, कबीर, नानक या सुंदरदास, रैदास, कबीर, सुंदरदास या नानक,
या फिर सुंदरदास, रैदास, नानक और कबीर, इसमें से सही कौन है? सही क्रम से कौन है, कौन पहले, किनका जन्म पहले हुआ है, आप इसी क्रम से लिखना है, ठीक है ना? तो चलिए अब मैं सही आंसर आपको बताता हूँ। सही आंसर आपका हो जाएगा बी, पहले रैदास हैं, उसके बाद कबीर हैं, उसके बाद नानक हैं और सबसे लास्ट में कौन है? सुंदरदास हैं। इसी क्रम से आप इसको सही करेंगे, ठीक है ना? दोस्तों एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चले जाइएगा, वहाँ कई पुस्तकों का लिंक भी वहाँ है। आप कई बार पूछते हैं कि सर कौन सी पुस्तकें अच्छी हैं, कई पुस्तकों का लिंक वहाँ है, आप चाहें तो वहाँ से देख करके अगर पसंद आए तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, अथवा कई वीडियो के लिंक वहाँ हैं, कई प्लेलिस्ट के लिंक हैं, तो वहाँ से कई फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चले जाइएगा। तो प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स 2 चीज़ को आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट कर लीजिएगा। यदि आप नए हैं तो, पुराने साथी तो हैं, वहाँ से बहुत सारा जो प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट उसको हल करते हैं, कमेंट भी देते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है ना? काफ़ी अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16वां, कौन-सा कथन और असत्य है? ये थोड़ा-सा कौन-सा कथन, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। कौन-सा कथन असत्य है, बस केवल ये होना चाहिए, और सत्य नहीं। कौन-सा कथन असत्य है, माने 3 कथन सत्य है और 1 कथन असत्य है, आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो आपका समय चालू है, देखते चलिए। जान कवि का समय 1612 से 1664 बीच में डैश होना चाहिए, ये है। या फिर माधवानल काम कंदला की रचना राजस्थानी में हुई, या फिर नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रज भाषा में है, अथवा छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास है। इसमें असत्य कथन, और सत्य नहीं है, असत्य कथन है। इसमें से असत्य कथन कौन है? ठीक है ना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती जो है ये ब्रज भाषा में नहीं बल्कि अवधी भाषा में है, इसलिए ये गलत है। बाकी जान कब का समय सही है कि उनका जन्म 1612 में और मृत्यु 1664 में हुई थी। माधवानल काम कंदला की रचना राजस्थानी भाषा में हुई, यह भी सही है। चिताई वार्ता की रचनाकार नारायण दास है, यह भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17, किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न शायद आपको बहुत कम मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, और ऐसे प्रश्न आते भी हैं। क्योंकि जितने प्रेमाख्यान काव्य हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई भी नायक एक पत्नी वाला हो, ज्यादातर नायक 2 या 2 से अधिक पत्नी वाले रहे हैं, लेकिन ये एक ग्रंथ है जो एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ राजकुमारी के प्रणय को ठुकरा देता है। वो कौन है? आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। मधुमालती। मधुमालती का नायक जो है इस तरह का है। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? यानी नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की एक कड़ी को किस संप्रदाय को माना? कौन संप्रदाय जो कि दोनों को एक तरह से पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है, आपको ये बताना है। ठीक है ना? सिद्ध संप्रदाय है, या फिर गोरख संप्रदाय है, या फिर कबीर पंथ है, या निरंजनी संप्रदाय है। इसमें से कौन सा संप्रदाय है जो सेतु का काम करता है नाथ पंथ और संत काव्य के बीच में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, निरंजनी संप्रदाय। ठीक है ना? निरंजनी संप्रदाय। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? पद्मावत में जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख किया है, आपको ये बताना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसके पहले टीजीटी के एग्जाम में। समय तो नहीं याद है किस सन में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। ठीक है ना? तो चलिए आपका समय आप देखते चलिए और अपना आंसर लिख करके रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जायसी अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किए हैं। ठीक है ना? चलिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सैयद अशरफ। सैयद अशरफ का उल्लेख उन्होंने जायसी ने पद्मावत में किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? तो उस्मान की प्रश्नावली में किसकी प्रशंसा की गई है, आपको ये बताना है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ये चारों में कौन सही है, आपको ये बताना है। आपका काउंटडाउन चालू है और देखते चलिए, अपना आंसर लिख करके रखिए, फिर मैं बताता हूँ कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है? हाँ, जहांगीर। उस्मान की चित्रावली में जहांगीर की प्रशंसा की गई है। ठीक है ना? तो 20 प्रश्न हुए और यह 20 प्रश्न में आप बताएंगे आपका कितना सही हुआ है, और कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है आपको ये बताना है। और बताने के बाद आप ये भी थोड़ा सा ये आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप